देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार, 24 एनडी मीडिया पे मैं ज्योति सोनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र पे, जहाँ पे 5वें हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। अभी कुछ ही समय बाद हमारे साथ मुंबई से एक दिग्गज अभिनेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम गिरीश ध्वजा जी है। मेहमान आए, दूर देशों से मेहमान आए। याद करने की कोशिश कीजिए किन किन सीन्स में सबको देखा है आपने। एक एक करके जब पर्दे खुलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कहानियों से सिनेमा तक के सफर का, जिस शीर्षक हमने इस टाइटल का नाम दिया है, कहानियों से सफर शुरू होता है, सिनेमा तक जाता है। सर, हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स, हमारे मीडिया पर्सन, हमारे कुछ बहुत अच्छे लिसनर्स, जिसमें सुखीजा से साथ बैठे हैं, बहुत अच्छे श्रोता, हमारे बीच में सर बैक स्टेज पर पुलिस में भी जो लोग कलाकारी करते हैं, नरेश सागवान जी बैठे हैं बिल्कुल चुपचाप से पीछे। बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस बैठे हैं। डॉक्टर संतलाल लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, लेकिन यहाँ आए हैं। ये हमारे गुरुकुल के सब बच्चे आचार्य जी के साथ आए। आज बच्चों, बड़े लोगों की बात के साथ साथ आपको कहानियों से फिल्म तक कैसे दिखाई जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ कुछ बातें आपको जरूर समझ में आएंगी। बहुत प्यार से आप उसे सुनने की कोशिश करें। खासतौर से मीडिया वाले जो मुझसे बात करते हैं, जब कैसे आइडिया बनता है, कहाँ से विचार आता है, कैसे केजीएफ बन जाती है, क्या थॉट है उसमें, एक ही लाइन से पूरी फिल्म कैसे बन रही, कैसे हमने आइडिया को जनरेट किया, कैसे हमने फिर अपनी हाइप को ले जाकर अरबों खरबों रुपए कमा लिए और दुनिया में बहुत सारे डायलॉग्स फेमस हो गए। यही से शुरुआत करूंगा। सर हमारे साथ हैं। कुछ देर सर को सुनते हैं, और जब सर को सुनने के बाद हमारे मन में अलग अलग थॉट्स आएंगे, उनको रियल में जो आपके थॉट्स आएंगे, उनको जब आप पूछेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बजाय इसके कि मैं खड़ा होकर सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाने के लिए मैं सवाल पूछूं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ कोई ऐसी ऑडियंस है। हर एक आदमी चाहने वाला है। कम अल्फाज सर, आपका खैर मतलब इस्तेमाल और गुस्ताखी की माफ़ी ये सर कि अक्सर स्क्रीन पर जब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं तो वो एक अलग चार्म होता है, और आप बखूबी जानते हैं एक लेखक की जो कहानी है और दर्द है, उससे जब हम सामने मिलते हैं, आज पहली मरतबा आपसे रूबरू हुए हैं, ये तमाम चीज़ें सफ़र की शुरुआत और टाइटल में बांधा है हमने कहानियों से सिनेमा तक। सर जी नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, मुझे यहाँ बुलाया, अपने सामने बैठने का मौका दिया। धर्मेंद्र गांधी, रवि चौहान जी, आप तो हुजूर मतलब खुद इतने बड़े राइटर हैं और हमें हमारे बारे में इतने अच्छे शब्दों में हमारा इंट्रोडक्शन दिया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ आप सबके बीच में। कहानी देखिए, मैं आप लोगों से सबसे पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हम लोगों ने किसी भी विषय को बांध दिया है, अलग अलग डिवाइड कर दिया। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और जो जानकार लोग हैं, मैं बस एक रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक रिफ्रेश बटन दबा के, कि कहानी दरअसल अपने आप में कोई ये फिल्म मेकिंग, फिल्म स्क्रिप्ट, ये जो विधा है, हमने 50-60 फिल्में जो लिख डाली, मतलब वो ये नहीं है कि मतलब कहानी कोई बहुत बड़ा हवा। कहानी को कई दफ़ा मेरा जब इंटरेक्शन होता है लोगों से, तो अक्सर ये बात होती है, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान जो है और हमारे प्रांत हरियाणा जैसे खास तौर पे, ये किस्से, कहानियों, दरवेशों की ज़मीन है।
कहानियां तो यहाँ मतलब रोज उगती हैं, है ना। तो कहानी जो है, कहानी कोई इतनी ऐसी चीज नहीं है। हाँ, वेस्ट के लिए, हॉलीवुड के लिए किसी एक छोटे से आइडिया को लेकर के उस पर ऐसा बांध देते हैं स्क्रीन प्ले में कि 3 घंटे आप फिर ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये कहानियों का देश है, माँ के पेट से बच्चा कहानी सुनते हुए पैदा होता है, और रामायण और महाभारत का देश है, जिससे बड़ी कहानी पूरे विश्व में है नहीं, उससे बड़ा कोई महाकाव्य है ही नहीं। बॉलीवुड हो, कोई वुड हो, इससे बड़ी तो कोई नहीं है। और अगर हम बात करें तो उस वक्त क्या ऐसे बांधते होंगे वो रामायण लिखते वक्त, ये स्टोरी है, ये स्क्रीन प्ले है, ये डायलॉग्स हैं? नहीं ना। मुझे लग रहा है कि हम लोगों में से कितने ही लोग हैं, कहानी का आसमान इतना बड़ा है कि शायद कहानीकार, शायद मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन डॉक्टर कहानीकार बन सकता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कहानी कह सकते हैं। ये एक ऐसा खुला समंदर, ऐसा खुला आसमान है जो, हाँ, फिर बात आती है थोड़ी सी क्राफ्ट की, अनुभव की, कहानी को कहा कैसे जाए। तो उसके लिए भी जो मैं स्पेशली जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से कहीं एक हम ही अपने आप में कहीं अपने आप को रोक लेते हैं कि कहेंगे कि नहीं यार, ये तो उन लोगों का काम है, हमारा काम करना है। हमें कहानी तो आती है, हमें कहानी तो पता है। मेरे पास एक बड़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा अच्छा किस्सा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता यार इसमें फिल्म कैसे बनानी है, तो मुझे ये नहीं पता स्क्रिप्ट कैसे बनती है। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो रामायण महाभारत के लोग थे, ये कोई थोड़ा ना ऐसे लिखते थे, तो अपने दिल की जो उन्होंने देखी इधर उधर बात, जो वही बात कही ना, उसमें आप कैरेक्टर्स देखिए। अगर हम ऐसे, मैं आप लोगों से वो बातें नहीं करूँगा जो आपको इंटरनेट पे भी राइटिंग के बारे में अवेलेबल होगी, मैं आपसे वो भी बातें नहीं करूँगा जो हम क्लास में एक दूसरे से सीखते हैं। मैं अपने अनुभव से जो मैंने सीखा है, मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो तो बहुत आसानी से मेरे जाने के बाद भी अवेलेबल है, मेरे आने से पहले भी अवेलेबल था। तो मैं जो एक देसी भाषा में जो बात करता हूँ, देखिए रामायण में भी अगर हम बात करते हैं, किसी भी एक सीन की बात ले लीजिए, कैकेयी को अगर अपने बेटे को राज दिलाना है और राम जी को वनवास दिलाना है, ये कहानी के लेवल पे क्लियर है कि इतना हमारा आज का चैप्टर ये कहानी। अब इसको, ये स्क्रीन प्ले राइटर का काम है कि वो एक कोप भवन की कल्पना करता है उस ड्रामा के लिए। वो बोलता नहीं यार, एक सीन कोप भवन में रखते हैं, क्या कहीं कोप भवन में जाएगी, रोएगी धोएगी, राजा उसके पास आएगा तो ड्रामा बढ़ेगा। दैट इज योर स्क्रीन प्ले। आंसू बहाते हुए कैकेयी किन शब्दों में राजा को प्रभावित करेगी, वचन याद दिलाएगी पुराना और कहेगी कि इनको भेजो, ये डायलॉग जो उसको और आगे बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें हमें रामायण महाभारत, ये बच्चा, हम कभी कभी कहानी सोचते हुए, कहानी की कल्पना करते हुए ना खुद को बहुत ज्ञानी बना लेते हैं। मैं कहता हूँ बच्चा है छोटा, अगर हम उससे सीखें, उसकी जो वांट है बहुत क्लियर होती है, उसको जो कहना है वो भी बहुत क्लियर होता है, और उसके अंदर वो स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग में डिवाइड करके नहीं कहता है। उसे जो आपसे हट करना है उसमें भी एक कहानी है, उसे आपसे जो चीज़ लेनी है उसमें भी एक कहानी है। तो कहीं ना कहीं जब हम ज्ञान हासिल करते चलते हैं और कहीं ना कहीं किताबें पढ़ते चलते हैं, तो वो बचपन के जो हमारे चक्षु सारे खुले होते हैं, हम अपनी तीसरी आंख खोलने के चक्कर में उसको धीरे धीरे बंद कर देते हैं। अगर हम वापस जाके कभी कभी अपने रिफ्रेश बटन दबा लें और अपने कोई भी कहानी का तसव्वुर करते हुए वापस अपने बचपन में चले जाएं, या अपने गुरुओं की बात करें, या अपने माँ बाप जो हमारे, जिन्होंने सबसे पहले हमसे कहानी कही थी, किन शब्दों में कही थी, इन्हें याद करें, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप हासिल कर लेते हैं। मैं तो जब भी किसी कहानी में अटकता हूँ तो मैं किसी बच्चे को सुनाने लगता हूँ। मुझे याद है दुश्मन मेरी पहली फिल्म थी, हालांकि उसमें मैंने डायलॉग्स लिखे थे और मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, पर मैं कहानी मेरी नहीं थी। कहानी कहीं से एक बोरो की गई थी कि हाँ यार ये वाली कहानी है, इस पर कुछ किया जाएगा, ये होगा। लेकिन मैं जो नहीं भूलता हूँ वो ये है कि जब कहानी बन रही थी अच्छे से, तो महेश भट्ट आलिया को लेके आए। आलिया 5 साल की थी, ये 97 की बात, शायद 92 का बात होगा। तो उसको लेके आए, और सचिन भौमिक की कहानी थी, वो बंगाली राइटर थे, तो उनको बांग्ला में बहुत फ्लुएंट थे, हिंदी में नहीं थे इतने। तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि कहानी का एक नटशेल में आलिया को सुनाएं। अगर
और मैंने बच्चों के साथ कुछ काम बहुत किया है, चौहान साहब की देख रेख में हम लोगों ने थिएटर किया है इतना। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं आलिया को कहानी सुनाता हूँ, अगर दुश्मन आप लोगों ने देखी है तो शायद मेरी बात समझ आए आपको कि संजय दत्त, काजोल, आशुतोष राणा, जिसमें 2 बहनें हैं जिनका रेप हो जाता है काजोल का, और फिर कैसे एक रिवेंज स्टोरी है। इतनी सी कहानी थी जो मैंने, अब रेप शब्द बच्चों के साथ में नहीं भी करें तो एक कुछ गलत किया है कह के आशुतोष राणा को हमने एक, मतलब इसको आलिया को एक कहानी सुनाई। और जैसे ही मैंने ये कहा एंड उसके बाद में ये आलिया जाती है संजय दत्त के पास ट्रेनिंग लेने के लिए, एंड शी क्लैप, इसका मतलब अभी वो जीत जाएगा और ये हार जाएगी। ये मेरे लिए सीखने की बात थी। सीखने की बात ये थी कि कहानी देखिए, काजोल को रिवेंज ले रहा है, काजोल की कहानी है, लेकिन क्रेडिट कौन ले रहा है? बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से संजय दत्त। जैसे ही संजय दत्त आया उसने बोला ये अब जीत गए, उसके लिए कहानी पूरी हो गई। तो ये जो जिज्ञासा उसकी खत्म हो रही है, ये ऑडियंस की नहीं होनी चाहिए, ये बात मुझे सीखने को। देन वी डिसाइडेड कि संजय दत्त आते ही तो लोगों को लगेगा कि कहानी संजय दत्त की होगी, तब हमने उसे डिसाइड किया कि इसको अंधा बनाते हैं। ये उतना कैपेबल नहीं है जितना आपने हर फिल्म में देखा है। तो ये कहानी आपको बच्चे भी सिखाते हैं कि कैसे स्टोरी बुननी है, कैसे कहनी है, कैसे ये चीज़ें हैं। तो ये 5 साल की आलिया ने ये नहीं कहा कि इसमें अंधा बना, लेकिन हम इतने अंधे नहीं होने चाहिए, बहरे नहीं होने चाहिए कि बच्चों की भावना समझें और कहानी को आगे ना लेकर के जाएं। तो ये जो तरीके हैं इस तरह के, मतलब बहुत सारी चीज़ों में हम जो कहीं ना कहीं हम कहानी जुड़ के देखते हैं किसी न किसी के साथ, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्ट, पिक्चर, या हम अगर हमें माँ बाप ने कभी रामायण भी सुनाई होगी तो हम किसी कैरेक्टर के साथ जुड़ के करते हैं। अगर हम महाभारत में भी कोई कर्ण का चैप्टर है या अभिमन्यु का चैप्टर है कि यार वो तो अभिमन्यु ने पेट में माँ के गर्भ में सीख लिया था, अरे 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 आज उसको नींद लग गई यार, नहीं तो वो वहाँ पे जाके ना, कितना बड़ा ड्रामा है ये कहानी में। देखिए कहाँ चैप्टर, कौन से चैप्टर में छोड़ा उसने, कब उसको नींद आई थी। आज वो यौवन अवस्था में जब गया है तब फ्लैशबैक में, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, सिर्फ दीवार वालों का काम नहीं है कि बचपन में एक सीन रखा था और फिर बाद में खुला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्या बात, ये रामायण महाभारत। अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में वहाँ चला गया है, वहाँ फ्लैशबैक का एक सीन है आपका कि कहाँ अभिमन्यु बेचारा जब लड़ रहा है इतनी बहादुरी से, वही लड़ सकता है। तब ये बात उसकी त्रासदी बताई गई कि उस वक्त कहानी सुनते सुनते अर्जुन की बीवी को आंख लग गई थी, बेचारा आधा सुन सका, बाहर कैसे आना है चक्रव्यूह से सीख नहीं पाया। तो ये अगर ये बेसिक बातें हमारी रामायण महाभारत की जो हैं, जो शायद बहुत सारी राइटिंग की किताबों में ना मिले, लेकिन ये जो बेसिक बातों पे अगर हम विजय पा लें तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। जी, कहानी की बात हुई, सामने पानी का गिलास है, मुझे प्यास लगी, मैं एक गिलास उठाता हूँ, पानी पीता हूँ, मामला खत्म। इस सीन पर पूरे फिल्म बनती है। सर ने जिस तरह से हमें समझाया, एक शब्द में हमें चीजें समझ में आती है, यानी अब ये आप देख सकते हैं कि बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरत है बनाए क्या, वो कैसा हो, किसके लिए हो, क्या मकसद हो जिसके साथ सिनेमा जुड़ा है। और सिनेमा से पहले हमारे साथ थिएटर जुड़ा है, लेखन के साथ एक्टिंग का जो समावेश है, उसके लिए रवि सर हमारे साथ बैठे हैं। सर ने कहानी कही है, रवि सर का अपना अनुभव, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, जब ये कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद अगली बात करना चाहूँगा। सर, कहानी सर ने कह दी, कहानी के बाद जो उसमें एक्ट जो करा, जैसे आपका थिएटर का, इस कहानी का थिएटर के साथ जो संपर्क हो। देखिए, थिएटर और फिल्म ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। थिएटर का अलग क्राफ्ट है, फिल्म का अलग क्राफ्ट है। मैंने कल आपसे एक बात कही थी और मैं आज सबको कहता हूँ, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया था कभी, ऋषि भी साथ थे, किसी ने पूछा था कि शोले की क्या कहानी, तो आपने कहा जी ऐसे होता है, ये होता है, धनो वीरू जयगल, नहीं, 2 चोरों ने मिलकर एक डाकू मार दिया, ये कहा। क्या बात। इस कहानी को स्क्रीन पे कैसे लाना है
वो स्मार्ट वर्क ऐसे ऐसे लोग करते हैं। सिर्फ 2 लाइनें आप देखेंगे कितना बड़ा स्क्रीन प्ले है। हर सीन में जो 2 चोर या डाकू जिंदा है, दैट इज द हार्ट ऑफ राइटिंग, दैट इज द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग। जहां तक रंगमंच का ताल्लुक है, मैंने 45 साल मैंने रंगमंच किया है और फिल्में लिखी हैं, टेलीविजन के लिए लिखा है। अभी इसी की एक लेखनी पे मैं करके भी आया हूं बॉम्बे। काम बहुत किया है। एक्टिंग, जैसे ये लोग कहते हैं कि हमें सिखाई है, हमने इनसे सीखा है, कोई नहीं सिखा सकता। एक्टिंग आपके अंदर ही है, कोई इंजेक्शन नहीं है एक्टिंग का। एक डिसिप्लिन है जो एक डायरेक्टर जो आपको सिखाने वाला आप में डालता है। वो सिर्फ आपको ये सिखाता है, ये आपकी शक्तियां हैं, ये आपकी त्रुटियां हैं, त्रुटियों को माइनस करते जाओ, शक्तियों को प्लस करते जाओ, यू विल बी परफेक्ट। वरना कोई एक्टिंग क्या है। अब ये हमारी गायत्री है कि इंदिरा गांधी का रोल कर रही है, परफेक्ट एक्टर है। जब इंदिरा गांधी का रोल कर रही है तो ये इंदिरा गांधी नहीं है, लेकिन जब इंदिरा गांधी का रोल कर रही है तो ये गायत्री भी नहीं है। ये गायत्री से कितना दूर जा सकती है, इंदिरा गांधी के कितना नजदीक आ सकती है, ये कोशिश ही एक्टिंग। परफेक्ट कोई नहीं होता। और ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों में प्रतिभा नहीं है। भगवान ने सब में समान किस्म की प्रतिभा डाली है। 3 चीजें बताता हूं जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, खासकर फिल्मों में, लड़के या लड़कियां। 3 चीजें हैं जिन पर पहले विजय पानी पड़ेगी फर्स्ट लेसन से पहले। शर्म, डर और घबराहट। अगर आप में 0.1% भी है तो आप एक्टर नहीं बन सकते। ये तीनों चीजों पर विजय पाने के बाद आपका पहला अध्याय शुरू होगा सीखने का एक्टिंग जी। और मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे तो लग रहा है कि बॉम्बे की आधी फिल्म इंडस्ट्री आने वाले कल के लिए आप ही के बीच में से हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सादगी के साथ खूबसूरती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिलती जो मैं यहाँ पे लोग देख रहा हूँ। वही आपके लिए बहुत शुक्रिया सर। शुरुआत मेरा मकसद था लेखन, डायरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन जब आमने सामने एक राइटर और एक एक्टर बैठा है तो इनका इंट्रोडक्शन आपके बीच में था। और आप डायरेक्टर हैं, आपने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हमारे बीच से निकाले हैं। मैं फिर से राइटिंग की तरफ आता हूँ। फिल्मों का सफ़र है, सिनेमा का सफ़र है। हमारा टाइटल है कहानियों से सिनेमा की ओर बढ़ना। कहानी को हमने जान लिया, हमारे पास है, खासतौर से इंडिया के पास। सर, अब इन कहानियों के कहानीकार के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं और ये कहानीकार का सफ़र कैसे शुरू हुआ, हमारे बच्चे आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं। जी, मैं उससे पहले तो इनकी बात जो बोली हुई बड़ी अच्छी बात बोली, उसको मुकम्मल करता हूँ। राइटिंग और एक्टिंग जो दोनों ही चीज़ें हैं, उनमें एक बात बहुत कॉमन है कि जैसे मैं राइटर हूँ तो मुझे लगता है राइटिंग में हम ध्यान कभी कभी लगाते हैं लिखने पे, लिखने से ज़्यादा देखने पे अगर वो विश्वास करें ना कि मुझे, जैसे मुझे जो दिखता नहीं मैं लिखता नहीं। क्या बात। झूठ मत रहे, मुझे दिखता नहीं तो मैं लिखता नहीं। आप नोट कर सकते हैं इस लाइन को, खासतौर से लेकर। आप देखिए ना, आप मोगेम्बो खुश हुआ आप विजुलाइज करते हैं, क्योंकि कोई राइटर आपको दिखाने से पहले मोगेम्बो को ऐसे देख चुका होता है, वो देखने के बाद लिखता है। फिर जिम्मेदारी होती है उसकी, क्योंकि राइटिंग एक बीज है, वो 10 गुना बढ़ेगा जैसा आप सोचेंगे उससे। क्योंकि अगर आपने वो बीज गलत चुन लिया और गलत बो दिया तो मल्टीपल भी 10 बार वो मिस्टेक ही मल्टीप्लाई होगी। आप आम उगाएंगे तो खजूर उगेगी नहीं। तो आपने जो डॉक्टर मोगेम्बो को देख लिया है, अब धीरे धीरे डायरेक्टर आएगा, एक्टर आएगा, उसके अंदर एनहांस होगा, एडिटर कुछ करेगा, फिर वो बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, फिर जाके जो मोगेम्बो बनेगा। अगर आप ईमानदारी से उसको कहीं उसका 10वां हिस्सा भी देखा था तो वो सही बनेगा।
ये जो रामायण में रावण जिन्होंने बनाया होगा 10 सर वाला, वो जो 10 की इंटरप्रिटेशन है अपनी उसकी कि 10 अहम के सर होते हैं, और वो जो आसान नहीं है, मतलब जो एक्टिंग और राइटिंग में जो कॉमन बात है मुझे जो लगती है, जैसे एक्टर ना पूरा स्टेज का एक चक्कर लगाता है, बोलता है मैं तो पूरा ब्रह्मांड घुमाया जी, अशोक वाटिका में चढ़ के हरे से डंडे पे चढ़ जाता है, कितना सुंदर बागीचा है, अरे ये आम का पेड़ है, आपको विश्वास हो जाता है यार ये है। राइटर का भी यही काम है, बस राइटर इससे थोड़ा पीछे जाके इस बात को बोलता है, करता है। अगर वो भी इतनी ईमानदारी से नहीं करेगा जिस ईमानदारी से एक्टर खुद देख रहा है, अगर एक्टर को आम नजर नहीं आ रहा तो आपको कभी आएगा ही नहीं नजर जो सामने बैठा। ऐसे ही राइटर अगर ईमानदारी से नहीं देखेगा, डॉक्टर अपना मुगैम्बो को नहीं देखेगा तो आपको नजर ही नहीं आएगा। बहुत सारे फ्लॉप विलेंस भी आते रहे हैं। अब आप महसूस कर पा रहे हैं कुछ धीरे धीरे आपके गूज़बम्प्स वाइब्स कुछ कनेक्ट हो पा रहे हैं? आज महसूस कर पा रहे हैं अपने मीडिया को चुना, थिएटर को चुना, सिनेमा को चुना। संक्षेप हमारे साथ आइए, आपके फ्लैशबैक में जैसे हम कहते हैं कि अभी आपने देखा ये भरा पूरा वृक्ष आपके सामने है, बड़े बड़े नाम। अभी वो सफर शुरू होने वाला है कि जब बड़ा वृक्ष का बीज, जब ये पौधा, नन्हा पौधा, कैसे राइटर्स की तने निकले इस वृक्ष से और आज आप हमारे बीच है। सर वो शुरुआत, वो अनुभव जिससे हमें प्रेरणा मिले बच्चों को, हमारे साथियों को, हमारे लेखकों को। जी मैं बस मेरी शुरुआत तो थिएटर से हुई, यहाँ हरियाणा से ही, हिसार का मैं रहने वाला हूँ। रोहतक मेरी जन्मभूमि है और हिसार से मैं फाइनली चौहान साहब हमारे कॉलेज में नाटक कराते थे, वहाँ से जो एक काइंड ऑफ एक इच्छा होनी शुरू हुई कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, कुछ करते हैं, एक विश्वास मिला। फिर वहाँ से मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है चंडीगढ़ में, जहाँ से मैंने अपना MA थिएटर में किया, और फिर दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की TI कंपनी है थिएटर एंड एजुकेशन, वहाँ जब बच्चों के साथ काम करना और बहुत कुछ होना शुरू हुआ, तब मुझे समझ में आया कि जो है ना बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें कभी कभी रिफ्रेश बटन दबा के अपने बचपन में जाना चाहिए वाली जो बात है। और जो कैरेक्टर्स जो मेरा सफ़र पे आते हैं हम लोग मुंबई के, जो आपने बीच में एक बात बोली पानी वाली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। जो पानी वाली बात है ना, एक पानी में कहानी है जो इन्होंने कहा, मैं इसको कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ जोड़ते हुए आपको एक छोटा किस्सा बताना चाहूँगा, क्योंकि कहानी कुछ भी नहीं है जब तक उसके अंदर अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के साथ में हम उसको उन कैरेक्टर्स। अब ये पानी है, इस पानी को मोगैम्बो अलग तरह से पिएगा आके पाँव रख के, और एक शर्माया हुआ कैरेक्टर जो है वो अलग तरह से पानी मांगते हुए भी शायद जागते होगा। राज कपूर पानी मांग ही नहीं पाता बेचारा पूरी पिक्चर में, और मोगैम्बो छीन लेगा। कैरेक्टर का डिफरेंस है, पानी वही है। कैरेक्टर की बिल्डिंग के ऊपर मैं एक बात कहानी में, जो स्पेशली सिनेमा के स्टूडेंट्स, मैं भी सिनेमा के स्टूडेंट ही हूँ, आपस में शेयर करना चाहूँगा कि कहानी में सिर्फ इतनी ईमानदारी की हमें ज़रूरत है कि स्क्रिप्ट राइटिंग में ओवरऑल कि अपने कैरेक्टर्स के साथ में जोड़ते हुए ना कभी कभी हम गलत हो जाते हैं। अपनी ईमानदारी अगर हम उसमें रखें, जो मैंने सोचा था ना यार, जो कहानी मुझे समझ आई ना यार, जो रावण मुझे दिखा, जो राम मुझे दिखा, मेरा वही है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। वरना अगर आप इस बात पे आ जाते हैं ना कि ये तो मैं आपको एक छोटा किस्सा बताता हूँ जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। इवन शोले की क्योंकि बात की सर ने तो मेरे को याद आया, शोले में इवन अनुपमा चोपड़ा ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है शोले के ऊपर, मेकिंग के ऊपर, उसमें भी नहीं मिलेगी आपको ये, क्योंकि बहुत लोग बहुत चीज़ों का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। मुझे ये रमेश सिप्पी ने एक किस्सा बताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शोले जब क्लाइमैक्स शूट हो रहा था तो धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे, धर्मेंद्र ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम रिकमेंड किया था कि यार शोले में इसको ले लेते हैं, वरना शत्रुघ्न सिन्हा घर के चक्कर काट चुका था, ऑलमोस्ट कास्टिंग हो चुकी जी। तो इनको लगा हाँ यार ये पूरा अच्छा तो है एक्टर, ये कर लेगा, ये हो चुका। फिर ये दो दोस्त थे, क्लाइमैक्स में जब वो सीन, अगर आप लोगों को याद है शोले तो सबने ही देखी होगी, जब वो बोलता है कि ये वादा मेरे दोस्त जय ने किया था, अगर मैंने किया होता तो मैं इसे तोड़ देता, और क्या कि वो डंडा जो तोड़ते हैं धर्मेंद्र,
उससे पहले बहुत बहस हुई थी रमेश सिप्पी डायरेक्टर के साथ। उन्होंने बोला मैं इतना बड़ा हीरो यार, मेरी टिकट लेके लोग देखते आ रहे हैं और मारेगा मतलब गब्बर सिंह ना सहायो संजीव कुमार हाथ का डंडा आयो मारेगा तो फिल्म आपकी चलेगी नहीं। तो भाई बात तो एक तरह से देखी जाए तो ठीक थी। धर्मेंद्र की टिकट लेके ही मैं क्योंकि मेरे घर पे उस वक्त बचपन में हमारे घर पे काम करता था, मैं उससे पूछता था तो हमेशा बोलता था मैं तो धर्मेंद्र की पिक्चर इसलिए देखता हूँ, वो कभी भी एक गुस्सा नहीं खाता। तो ये ऑडियंस थी धर्मेंद्र की। अब आप कह रहे हो क्लाइमेक्स में कि धर्मेंद्र नहीं मारेगा जी, मारेगा संजीव कुमार गब्बर सिंह। वो बोलता है धर्म जी चढ़ गए, बोला यार मेरा जो दोस्त है जय अमिताभ बच्चन मर गया, मैं नहीं आके मारूंगा क्या? कहानी क्या कहती है उसके लिए ईमानदार है। कहानी है संजीव कुमार प्रोटैगनिस्ट है, जिसका परिवार मार दिया गब्बर ने, जिसने 2 आदमियों को हायर किया, ये कहानी उसकी। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि कहानी किसकी, बदला किसका। संजय दत्त काजोल की बात में कहानी बदला काजोल ही लेगी, संजय दत्त कितना भी बड़ा स्टार। तो ये बात हजम नहीं हुई, उन्होंने मान तो ली। आपको मैं जो इसके बिहाइंड द कैमरा सीन बता रहा हूँ वो ये है कि वो नॉर्मली जब डंडा होता है ना, जब तोड़ा जाता है या मारा जाता है तो आर्ट डायरेक्टर एक डंडा बनाता है जो अंदर से डमी होता है, बाहर अंदर से खोखला होता है, ताकि जी मैं ये डंडा तोड़ देता। वो डंडा रियल था, धर्मेंद्र ने शॉर्ट में गुस्से में तोड़ दिया। मुगले आजम में दिलीप साहब गए थे इनके पास में, 10 साल लग गए पिक्चर बनते। 10 साल में पृथ्वीराज चौहान का जो भी और था, उन्होंने जो वॉर फिल्में बनी थी वो कम हो गया था और दिलीप कुमार बहुत बड़े स्टार बन गए। भाई उनके पास गए, जब पोस्टर बना तो पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े, और अगर आपको याद है पोस्टर तो यहाँ दिलीप कुमार खड़े थोड़े छोटे। तो वो गए कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, क्या कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो आसिफ साहब, मतलब पिक्चर चलानी है नहीं चलानी है, आपकी रिकवरी कैसे होगी? मतलब मैं इतना छोटा और पृथ्वीराज कपूर आज की डेट में कैरेक्टर आर्टिस्ट इतना बड़ा। तो उन्होंने जवाब दिया, जो कहानी के लिए ईमानदारी की बात कर रहा हूं, उन्होंने जवाब दिया कि मैंने बनाई है मुगले आजम, जिस दिन सलीम बनाऊंगा तुझे बड़ा करूंगा। क्या बात है, क्या ईमानदारी है कि आप बड़े जरूर हो गए लेकिन कहानी में बड़े मुगले आजम ही है, सलीम है। वाह। तो जो कहानी लेके चलें, हम उसके प्रति ईमानदार रहें, तो हो नहीं सकता कि वो बात समझना है। जो बात दिल से निकलती है दिल तक पहुंचती है, यही कहानी है, वही स्टोरी टेलिंग है। इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात है नहीं, तो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं सर। और ये वाली जो कहानी है, ये जो हमारे धमीजा सर है, धमीजा जी की कहानी कैसे आगे बढ़ती है? धमीजा जी का आसमान हरियाणा की वजह से बहुत फख्र महसूस क्या करता हूं। एक छोटा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब दुश्मन फिल्म मुझे पहली बार लिखने को कहा गया, उससे पहले बहुत सारी मुंबई में जाके आपको एक पड़ाव होते हैं जिसको हम लोग स्ट्रगल का नाम दे देते हैं, वो हम भी उससे गुजरे। बहुत सारी चीज़ें कही लिखी जिनमें हम खुश हो जाते थे कि हमने कही लिखी, देख के नाम हमें नहीं भी मिलता था लेकिन सीखने को मिलता था। पहले हमें थोड़ा लगता था ले मेरा नाम नहीं आया यार, लेकिन आज मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को कि मैं इतना लकी था कि मुझे उन लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ, बड़े बड़े लोगों का, जिनके साथ में मुझे नाम भले ही नहीं मिला लेकिन जाने अनजाने बहुत कुछ सीखा मैंने उससे। और इतना सीखा कि जब मेरी आज 50 फिल्मों के बाद में भी उन गुरुओं की बात मुझे याद आती है। देखिए यही रामायण महाभारत की बात करें तो हम ये कोई पता नहीं थे कि नहीं थे, द्रोणाचार्य और एकलव्य का जो किस्सा हम सुनते हैं तो एकलव्य ने यही तो किया होगा ना कि यार मतलब अगर मैं ये चलाता तो वो पीछे से आके अरे यार हाथ थोड़ा नीचे कर, आँख थोड़ी सीधी रख, फिर धनुष चला, मेरा हाथ पकड़ के वो ये करते। तो उसने सीखा द्रोणाचार्य की उसके अंदर घुस नहीं गए थे, उसने खुद ये विजुअलाइज किया कि अगर द्रोणाचार्य होते तो मेरा हाथ पकड़ के बोलते बेटा थोड़ा सा यूं कर ले फिर सही लगेगा निशाना। तो ढूंढना आपको अपने अंदर ही होता है। मैं भी जब कहानी में आके भटकता हूँ, मेरे गुरु मेरे पिता जिन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाई, मेरी माँ जो आज नहीं है ज़िंदगी में, मैं कितनी बार अपनी कहानी, अपने डायलॉग्स, अपनी स्क्रीन प्ले आँख बंद करके अपने बाप को सुनाता हूँ। तो बोला अरे यार ठीक है समझ तो आ रही है तेरी बात, पर इसमें वो बात नहीं है। तो ही करेक्ट्स मी इवन टुडे। वो मेरे द्रोणाचार्य हैं, मैं आज एकलव्य। तो ये अपने अंदर का एकलव्य ला मारे हैं अगर हम,
तो जगह जगह इतने गुरु मिलेंगे आपको, तो बहुत बड़ी बात है। मेरे सफ़र की जो बात जो थी, मैं उस पर लौट के आता हूँ जी। मैं बस इस तरह के चीज़ों से होते हुए दुश्मन वाली बात में जो मैं हरियाणा की बात कहना चाह रहा था, जब दुश्मन मुझे कहा गया लिखने के लिए कि आप इसके डायलॉग्स लिखिए, महेश भट्ट ने मुझे पता नहीं कैसे, मैं बड़े बड़े लोगों से मिला था जिनके लिए मैं काम कर चुका था, लेकिन महेश भट्ट ने मेरे से 3-4 दिन होते मिले हुए और मुझे कहा कि आप लिखिए डायलॉग्स, तनुजा को कहा। और मुझे लगा ठीक है, लेकिन फिर एक मार्केट होती है जो लगता है कि बेचने वाली मार्केट होती है, जिसमें मुकेश जी थे, मुकेश भट्ट, जो उन्होंने कहा कि मतलब हम लोग जो हैं किस तरह से इसको, वो मुझे चाहते थे मैं ना लेता, एक नया लड़का उसको कैसे दे दें यार, हमको तो पोस्टर पे नाम भी चाहिए होता है, बेचनी भी होती है, तू है कौन भाई, तो तू है कौन भाई के हिसाब से उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और उनकी आंखों में था कि तू है कौन भाई, लेकिन सब मुंह से निकल रहा था नाम क्या है आपका मैंने बताया जी गिरीश। कहाँ से हैं? मैंने कहा हरियाणा से। तो उन्होंने जो मुंह बनाया हरियाणा से, मुझे अखर गया थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा, वैसे पता है ना हमारी पिक्चर में जो है हम किसी हीरो को लेने का सोच रहे हैं, संजय दत्त होगा, शाहरुख खान होगा या कोई ऐसा बंदा होगा, तो लड़की भी कोई बड़ी हीरोइन थी। तो मैंने कहा जी आप तो स्टार्स के बीच रहते हैं क्योंकि आपका आसमान यहाँ है, मेरा आसमान हरियाणा से शुरू होता है हरियाणा तक फैला है। जो आदमी, मैंने कहा जिसने छलांग लगा के नहर में तैरना सीखता है ना, जो वो स्विमिंग पूल से नहीं डरता। बताओ कौन सा स्टार है आपका, लिखेंगे क्या बात है, क्या बात है। तो ये मैं इसको अकड़ नहीं कहूँगा, मैं इसको अपना ये नहीं, लेकिन मैं इसको स्वाभिमान कहूँगा जो मुझे हरियाणा से मिला है, हरियाणा की मिट्टी से मिला। आज मैं जानता हूँ हम सब के अंदर ना कहीं वो स्वाभिमान है, जो बड़े शहरों में रहते रहते हम कहीं खो देते हैं, बेच देते हैं। हमारे हरियाणा की मिट्टी में वो बात है, मैं उसको अकड़ या गुरूर नहीं कहूँगा, घमंड नहीं कहूँगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आपकी आँच आए ये ज़रूरी नहीं। तो मुझे इस तरह से शायद इस एटीट्यूड के साथ मुकेश भट्ट भी बोले हाँ यार, ये आप मुकेश भट्ट ने महेश भट्ट को बोला कि हाँ यार लिख दें, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और आज जो फिल्में हैं मैं बस थोड़ा चले बगैर कहीं सर से कनेक्ट हो पा रहे, महसूस कर पा रहे हैं आप खुद, अपने अपने आप को महसूस कीजिए कि आप खुद सर की जगह रखकर कि आप सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और कैसे मुंबई में लोगों के सामने बैठ के जवाब दे रहे हैं। महसूस कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा। सब लेखक और लेखन की बात आई है हमारे बीच में, हमारे अपने बहुत सादे से बहुत सिंपल से शिक्षक और साथी हैं सुधीर ढांडा जी। अगर लिखने की बात हो, सीमा गुप्ता जी हमारे बीच में, गायत्री जी बात करते, और हमारे साथी जब लिखने की बात आती थी, कुछ वो जो लिखने का जो हुनर है, बहुत कोशिश करते हैं छोटी छोटी हम ग्रुप बनाकर बात करें आपस में, कैसे शुरू हो, कुछ हल्का फुल्का लिखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। सर ये कहानियाँ जब आगे बढ़ती हैं, चलती हैं, फिर सिनेमा तक पहुँचती हैं, इस सफ़र में हम जैसे लोगों को, हमारी जैसे सोसाइटी को, हरियाणा के लोगों को, इन स्टूडेंट्स को कहाँ देखते हैं और कैसा महसूस कर, कैसे हमें कुछ रास्ता दें सर? बहुत आगे देखता हूँ मैं, क्योंकि देखिए समय के साथ साथ देखिए एक तरह से आपका जो माइंड है ना, वो जो डाउनलोड करता है वही तो निकलता है ना। मैं एक फकीर से मिला था, तो वो उसने यही बोला, अरे बाबा जब तक कान जब तक सुनेगा नहीं तो जबान तब तक बोलेगी कैसे। अरे बात तो सही कर रहा है यार, कान जब तक सुनेगा नहीं जुबान तब तक बोलेगी। मैं उसको बोला और बताओ और बताओ, तो वो चिढ़ गए, अरे कान जब तक सुनेगा नहीं जुबान तब तक बोलेगी कैसे। अभी मैं जा रहा हूँ भ्रमण पे, जब वापस आऊँगा तब बात करेंगे। तो वो सिर्फ भ्रमण करने जा रहे थे कि कान से कुछ सुने और जबान से यहाँ आके कुछ बोल सके। तो ये ज्ञान जो डाउनलोड करना है, आज हम फॉर्चुनेट हैं इतने कि गूगल मौसी हमारे साथ है ना। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इतना कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के अलावा जो हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से जो बातें करते हैं, और आप लोग तो इतने शार्प माइंडेड लोग हैं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल मैं देखता हूँ बहुत आगे चलते हुए। बस एक चीज़ छोटी सी जो गांठ बांध लेनी चाहिए राइटिंग में, भले ही वो 3 घंटे की कहानी हो, भले ही वो 300 घंटे की रामायण हो जो हम देखते थे टीवी पे बैठ के इतना, है ना, चाहे 3 साल चलती हो, या वो
10 सेकंड की एड फिल्म भी जो होती है ना, 10 सेकंड की एड फिल्म, उसके अंदर भी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग तीनों होता है। बिगनिंग, मिडल, एंड तीनों होता है। अगर हम बिगनिंग, मिडल, एंड समझने लग जाए ना कहानी का, कि कहानी कहाँ शुरू करनी है, कहाँ एक ऐसी ऊंचाई पे लेके जानी है और कहाँ ख़त्म करनी है, तो काफ़ी है वो 10 सेकंड। ये मेरे ख्याल से अगर हम इस चीज़ का ध्यान, क्योंकि वैसे तो हमारे पास खुला आसमान है। सबसे अच्छी बात राइटिंग में जो वो ये है, जो मैंने कहा कि कोई भी डॉक्टर राइटर बन सकता है, राइटर, मैं तो नहीं डॉक्टर बन सकता अभी, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो ये है, क्योंकि शायद किसी भी और विधा में डॉक्टर ये नहीं कर सकता कि मैं जी चल रहा है, कल ना तेरा मतलब कल से तेरी टांग ना सर पे लगा देंगे तो उल्टा चले आएगा, नहीं कर सकता डॉक्टर। राइटर कर सकता है। राइटर कहानी को, ड्रामा को बीच में से पकड़ता है गर्दन से, बोलता है कि मेरी फिल्म का पहला सीन होगा, बाकी फ्लैशबैक होगा। क्या ये राइटर कर सकता है। राइटर के पास इतना खुला आसमान है, वो कहीं से भी, कभी कभी पिक्चर एंड से शुरू करता है। कितनी ही पिक्चरें हैं जो आप एंड से शुरू करते हो, फिर बताते हो कि बिगनिंग में क्या हुआ। तो ये टांग मरोड़ना, ये एक विधा है जो धीरे धीरे आती है, लेकिन कहानी की सरलता सिर्फ ये है कि उसका बिगनिंग, मिडल, एंड अगर हम आप जाने की कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आसमान है आपके पास। कहानियों की बात चल रही है, बहुत सारी कहानियाँ, और उन कहानियों में ये चीज़ क्लियर हो गई कि राइटिंग कितना बड़ा पार्ट है, बेस है। और राइटर बेशक सामने नहीं आता, लेकिन क्रेडिट पे भी हम लोग शायद नहीं देखते होंगे राइटर कौन है, कह के चले जाते हैं। शायद इस अप्रिशिएशन से, आप इस कोर्स से, इस फेस्टिवल से ये लेकर जाए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं फिल्म देखूंगा, बात करूंगा, तो लास्ट क्रेडिट तक रुकूंगा या महसूस करूंगा 5-7 चीज़ों में कि किसने लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, कौन राइटर है। वो कई कई बातें हम तक पहुँचेंगी। अरुण, हमारे साथ ही अरुण जी, एक और हमारे मास्टर जी साथ आए हुए हैं, कैरबा जी। अरुण कैरबा जी, आप अखबारों में लिखते हैं सर, आप बहुत साहित्यिक रूप से जब अपनी बात कहते हैं लोगों तक पहुंचती है। माफ़ी चाहूँगा, जहाँ तक मेरी नज़र, मेरे सभी साथियों की, मैं आप सबको कनेक्ट करता रहूँगा। और आपकी बदौलत ऐसे राइटर सर हमारे बीच बैठे जो साहित्य को भी प्रमोट करते हैं, शिक्षा आपके साथ रहते हैं। सर कुछ कोई कहानियाँ होती है ज़िंदगी से जुड़ी, है ना, आपकी कुछ कहानियाँ सर, जो कि लाइफ में आपने कहा कि ये मेरी सक्सेस हुई थी, तो ये मेरी पहली कहानी बनी, मैं उस दिन महेश जी के साथ था, तो मेरी ये कहानी, छोटी छोटी कुछ कहानियाँ सर, मुख्तसर सी। हाँ जी, मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह के तो बहुत सारे किस्से, बहुत सारी जो है स्ट्रगल वाली, वो कहना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से मेरा बिगिनिंग, मिडिल, एंड हिल जाएगा। तो उस तरह की बातें तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ और खुद से बड़े लोगों की बात मैं बताते हुए, जो मैंने अभी भी जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मेरे मुँह से निकला कि शुरू के कुछ साल स्ट्रगल वाले जो होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि होते हों, लेकिन आपका पैशन जो है ना, मैं आनंद बख्शी साहब ने मुझे एक बात बताई थी, जो पैशन की बात है, वो किसी भी चीज़ में, किसी भी विधा में काम आती है। राइटिंग, क्योंकि वो राइटर हैं तो मैं उनका किस्सा बताते हुए कह रहा हूँ कि एक दफ़ा जब वो स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में राइटर बनने के लिए, आनंद बख्शी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके मैं घर पे गया था, तो मतलब उनका एक बड़ा सा हॉल था, उसके ऊपर एक ऐसी कैनपी थी जिसके ऊपर ट्रॉफीज रखी हुई थी। तो ट्रॉफी सीधी रखी जाए तो पूरी नहीं आती, तो टी टू ऐसे करके रखी हुई चारों तरफ, और फिर जब बाथरूम का दरवाजा खोल के अंदर गया तो अंदर भी रखी हुई। तो उनका घर छोटा पड़ रहा था, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ। उन्होंने आनंद बख्शी जी के लिए, तो आनंद बख्शी जी जो हैं, उन्होंने ये बात बताई कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे और उनको मालूम था मेरे अंदर राइटर है, लेकिन सिर्फ मियाँ को मालूम नहीं था, तो उन्होंने किसी प्रोड्यूसर से समय लिया। वो बहुत दूर रहते थे कहीं, और जुहू में उनका बंगला था। बंगलों से पहले ये प्रोड्यूसर्स का उस समय में एक टाइम होता था कि 9 बजे की शिफ्ट होती थी, तो लेकिन 7 बजे स्टोरी सिटिंग का एक सेशन करते थे सब। तो किसी ने तंग आके बोल दिया, अच्छा चल यार, आ जा यार बख्शी, तू सुबह 7 बजे बंगले पे आ जाना। उस दिन तूफान आ गया, बारिश आ गई, मुंबई में कोई चीज़ें मिलती नहीं है, लोकल ट्रेन ये सब बंद हो जाता है, लेकिन इन्होंने 7 बजे जाके उसका दरवाजे की घंटी बजा दी। तो वो प्रोड्यूसर गाउन पहन के खुद दरवाज़ा खोला उन्होंने, और उन्होंने कहा, कोई बख्शी तू इतनी दूर से आ गया? एंड उन्होंने जवाब दिया, हाँ साहब, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना। तो ये पैशन अगर आपके काम कहीं, इन बख्शी साहब की, मेरी तो नहीं, उनकी बात कहीं कुछ जगा सके, मेरे अंदर तो जगाया उस बात ने,
एक इच्छा होती है, क्योंकि इवन अमिताभ बच्चन, जब मैं अखबार लिख रहा था, जब ये जहाँ आपको ये लगता है मुझे सब कुछ आ गया, वहाँ खत्म हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ छोटा सा, मतलब पैशन की जो बात है। अमिताभ बच्चन जो है वो एक फिल्म लिख रहा था, मैं अखबार, और उसी वक्त मैं एक दूसरी फिल्म लिख रहा था, बर्दाश्त। बर्दाश्त में बॉबी देओल थे और इसमें अमिताभ बच्चन थे। जो अमित जी चाहते थे सेट पे रहे, तो मुझे उस दिन उधर जाना था क्योंकि इंपॉर्टेंट सीन था। मैं वहाँ गया, इधर एक सीन लिखा था छोटा सा, क्योंकि कनाडा में जो शूट हुआ था उसका कट लगा हुआ था। कट में छोटा सा एक सीन था कि वो यहाँ आके, मैंने अब अमिताभ बच्चन को एक्टिंग थोड़ा ना सिखानी है कि वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, तो छोटा सा उन्होंने वो बिपाशा को बुलाते हैं उसके नाम से, और बुला के मतलब कि वो बोलते हैं कि उसकी तरफ देखते हैं, और फिर मैंने उसमें ब्रैकेट में लिख दिया कि पास आते हुए, और वो पास आके उन्होंने बाकी बात कह रही है, पूरा लंबा है उनका डायलॉग था। तो विपाशा को बोलते हुए उन्होंने चिल्ला के बोलना था, और मैंने सीन लिखा था वहाँ से। तो अमिताभ बच्चन जिसने सलीम जावेद और पता नहीं क्या क्या डायलॉग्स लिखे हैं, जिनको ये मालूम है कि क्या डायलॉग कितने वजन के साथ बोलना है, वो आदमी वहाँ बाई चांस सेट रेडी नहीं था और पेंट हो रहा था दरवाज़ा, इस वजह से सेट हो नहीं पाता। तो डायरेक्टर ने कहा सर एक काम करते हैं ना, यहीं से आप एंटर कर लीजिए फ्रेम में, और यहाँ विपाशा खड़ी है, आप अपना सीन कर लीजिए, फ्रेम में एंट्री लेता हूँ आपकी, मैं दरवाजे से नहीं ले पाऊँगा क्योंकि दरवाज़ा गीला है। अच्छा ठीक है। तो आए, उन्होंने रिहर्सल की, 5 रिहर्सल करते हैं, तो मज़ा नहीं आया। उन्होंने बोला वो मुंशी जी कहाँ है, मेरे मुंशी जी बोल देते थे प्यार से क्योंकि मैं कुछ लिखता रहता। तो मुझे फ़ोन लगाया गया, मैं बर्दाश्त के सेट पे, बॉबी देओल लाइटिंग चल रही है, चलना यार रमी खेलते हैं, वहाँ ये माहौल चल रहा है, और यहाँ ये माहौल चल रहा है कि आपने लिखा था मुंशी जी के पास आते हुए, यहाँ तो मैं ऑलरेडी पास हूँ। तो मैंने कहा सर हाँ, वो तो पहले मुझे हंसी ही करना, नहीं यार अमिताभ बच्चन बात कर रहा है मुझसे। तो मैंने बात को समझा, वो क्या पूछना चाहते हैं, कि आपके मन में क्यों था कि मैं पास आते हुए बाकी का डायलॉग बोलूँ और दूसरे। तो मैंने उन्हें बताया सर मेरे माइंड में सिर्फ इतना था कि जब आप दूर से ऐसा बोलेंगे, और पास आते हुए जब बोलेंगे, देखो बेटा मैंने डायलॉग में नहीं लिखा है, लेकिन उसका सार आना चाहिए। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया, काइंड ऑफ ये डायलॉग था। तो ये जो वेरिएशन जो थी उसमें लिखी हुई नहीं थी, लेकिन उनको मालूम था कि समथिंग इज मिसिंग। तो अमिताभ बच्चन को काम करने का कितना शौक है, जो बाएं हाथ से बोल दे। आज मुझे, मैं छोटे छोटे कितने एक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ, उनको पड़ी नहीं है कि राइटर ने कैसे सोच के लिखा होगा। हो गया, हमको तो आता है। जहाँ इस फील्ड में राइटिंग हो, एक्टिंग हो, जहाँ हमको ये लग गया कि मेरे को तो सब आता है, हम जीरो पे ही अब होंगे, दोबारा सेंचुरी नहीं बना पाए, ऐसा मुझे। सर चाय आ गई है और इसे ठंडा ना करना चाहते हैं जी, प्लीज प्लीज। मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्वालिटीज मैंने यानी काफ़ी चीज़ फिल्में टेलीविजन के लिए लिखा है, लेखन में ये बहुत परिपक्व है, बहुत ही आगे हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। मेरी एक बात मानना, वेदर एक्टिंग, वेदर राइटिंग, वेदर डायरेक्शन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एक चीज अच्छी होती है, एक बुरी होती है। वो चीज कभी बुरी नहीं होगी अगर आपकी ईमानदार कोशिश साथ में हो। आपकी ईमानदार कोशिश और उसकी रहमत अगर मेरा मानना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यू आर वंडरफुल ऑडियंस, वंडरफुल पीपल। एनी क्वेश्चन फ्रॉम गिरीश जी, ऑल आर वेलकम। ओपन करो। और मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो सेक्शन हमारे सामने है, गिरीश जी से आपने मुलाकात की। रवि सर को जब आप एक बार गूगल पर सर्च करेंगे तो थिएटर की जब बात करते हैं हम लोग, उस थिएटर में सिनेमा थिएटर और टीवी पर हम लोग संडे पर चर्चा करने वाले हैं, कैसे हम लोग मीडिया के साथ थिएटर को, राइटिंग को जोड़ने वाले हैं। ये सब काम संडे को करेंगे। आज थिएटर, राइटर, एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमा पर बात है। उस रूप में आप दोनों को हम देख रहे हैं। दोनों ही शख्सियत हमारे पीछे। मीडिया के लोगों से मेरी गुजारिश, ये माइक मैं आपकी तरफ देना चाहता हूँ, तो मुझे यकीन है बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में होंगी। एक वॉलंटियर आए और ये माइक लेकर जाए। मैं चाहूँगा एक ही लाइन है, इसको क्लोज करते हुए सिर्फ एक लाइन है
हमारे सभी राइटर्स के लिए एक संदेश से एक लाइन में और सर बस एक लाइन में कुछ हाँ लेकिन यही कहें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो मैंने बात कही मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ज़्यादा इस चीज़ की बजाय कि मैं पेपर पे ज़्यादा लिखूँ, मैं ज़्यादा देखूँ, क्योंकि जो दिखता नहीं मैं लिखता नहीं वाली जो बात मैंने कही मेरे ख्याल से उससे आप सब समझदार लोग हैं। किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं हर एक अपने जो मेरे से साथ काम करते को कहता हूँ। जुर्रत, जिद और जज्बा, ये तीनों चीज़ें अगर जिस दिन आपने हार कर दी तो वो पागलपन आप में आ जाएगा। चाहे आप राइटर बनो, चाहे एक्टर बनो, चाहे डायरेक्टर बनो, ये पागलों का काम ये पागलों का काम है। और वो पागलपन जिस दिन आप में आ गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हमने भी जो काम किए ना, हमारा तो संघर्ष बहुत होता था। हमें तो साइकिलों पे घूम के ये लोग पोस्टर लगाते थे, सीडी किसी की मांग के तो क्या आओ बिजली बोर्ड वालों की तो पकड़े खड़े ये लगा रहे। मैं आज देखता हूँ कि हम अपने बच्चों को ना कहें तो चढ़ जाओ, और ये चढ़े फिरते थे। वो जो जनून, जिद और जुर्रत जिस दिन आपका ये कॉम्बिनेशन आपके बीच में आ गया, आप जिंदगी के बड़े से बड़े पहाड़ को हिला सकते हैं। आपने वो क्या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम पर जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं उनके नाम पर अवार्ड बनाए गए। इस उपलक्ष्य में मैं चाहता हूं कि यह अनाउंसमेंट हमारे गांधी सर करें, प्लीज करें। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई गिरीश धमीजा जी पहुंचे, अपना कीमती समय निकाल कर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी और टिप्स दिए, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर इस फेस्टिवल में हम कुछ ऐसी महान शख्सियतों के नाम से हम कुछ अवार्ड शुरू कर रहे हैं जिन्होंने सिनेमा में अपना नाम कमाया है, ऊंचाइयां छुई हैं। उन्हीं में से एक नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कि पानीपत से थे और उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, लिखी, बॉबी और 7 हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई थी। और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम आज के अब्बास अवार्ड की शुरुआत जो है हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे हरियाणा के ही आन शान और गिरीश धमीजा जी को ये अवार्ड। हिफ के जितने सदस्य यहाँ पर हैं, हिफ की टीम के लोग हिफ के सदस्य सब लोग ऊपर आ रहे हैं। बहुत ये जवान साहब हमारे गुरु हैं, इनके साथ हमने शुरू किया है। हिफ के जितने भी सदस्य हैं, जो भी है यहाँ पर प्लीज ऊपर आ जाए। जब से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ सर, ये हमेशा के लिए यादगार रहेगा सर हमारे लिए। प्लीज जानकी सर आप कैलाश करने से नहीं होगा, खुद के करने से होने वाली जो बात है। तो राहत साहब का एक शेर है, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नवीन से निकलेगा। क्या? हाँ, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगली बार जब हम आए आपने से आप यहाँ से हम वहाँ
से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर